हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर बुद्धि परीक्षण से ही है। बुद्धि वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा है। आज मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अभी तक मैंने 1 से 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया, 2 से 3 लेक्चर शायद हो चुके हैं। तो आज हमें एक चीज़ ये भी जांच परख करना है, क्या मेरे द्वारा जो पढ़ाई जा रही चीज़ें क्या वाकई में एग्ज़ाम के लिए कारगर है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने आज जो टैगलाइन बनाया है वो टैगलाइन है, आओ मूल्यांकन करके देखें, खुद को देखें। यानी कि आप खुद को देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और शिक्षक को भी शिक्षक को भी एक तरह से, या मुझे भी, मेरा भी एक बार मूल्यांकन कीजिए कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं वाकई में एग्ज़ाम के लिए कारगर है या नहीं। एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है क्या वही सर पढ़ा रहे हैं या कुछ अलग से। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई ऐसे टीचर होते हैं, मैं टीचरों का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कई ऐसे टीचर होते हैं कि लगातार क्लासेस चलती रहती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कभी भी फोकस नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमें ये नहीं पता चल पाता है क्या हम जो पढ़ाया जा रहा है क्या वाकई सही है या नहीं। तो उसके मूल्यांकन के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी किसी चीज़ का मूल्यांकन करना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें पता चल पाता है कि वाकई में जो पढ़ाया जा रहा है सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी लिखा भी है और आप तक मैंने मैसेज भी पहुंचाया है कि आज की जो क्लास होगी बेहद ख़ास होगी। ये क्लास जो है आपके लिए बेहद ख़ास है। जो मैंने आपको ये भी लिखा है कि क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका पिछले वर्ष से हम मूल्यांकन करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर का हम मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि क्या सही है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग हमारे बारे में जानते ही हैं, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज, आयुष आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। ठीक है, और हमारा जो टैगलाइन चल रही है, एजुकेशन ग्रो, ग्रो एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का विस्तार करना। तो हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन का शिक्षा का विस्तार करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वाइड हो सके, यानी स्प्रेड हो उतना ही लोगों के लिए सही होगा और हमारे देश के लिए और आने वाले हमारा भविष्य के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर स्टार्ट द क्लास, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। ठीक, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी एक शिकायत, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करें और थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्लास नहीं समझ में आ रही या किसी प्रकार की समस्या है तो आप डिसलाइक कर दीजिए। चलो मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, लाइक छोड़िए, आप डिसलाइक कर दीजिए। कम से कम डिसलाइक करने से मुझे ये तो पता चलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही है या नहीं। ठीक है, मुझे अपने आप को मूल्यांकन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहले जो हमारे चैप्टर बचे हुए हैं, यानी कुछ चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ है उस पर हम फोकस कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जैसे कि बुद्धि लब्धि के मान, यानी जिसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल, और दूसरा होता है मीनिंग, यानी कि जो 140 से लेकर 140 या इससे अधिक वाले जो बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 या इससे अधिक होता है, वे बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी एलिब्रेट कर पाते हैं और ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एक तरह से प्रतिभाशाली। उसके बाद जिसका आईक्यू लेवल नेक्स्ट है, जिसका आईक्यू लेवल 120 से लेकर 139 तक है, यानी कि 120 से लेकर 139 139 तक है, वे बालक कौन होते हैं? अति श्रेष्ठ, जिन्हें बोला जाता है वेरी सुपीरियर बालक। वेरी सुपीरियर बालक कौन होते हैं या वेरी सुपीरियर वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 120 से लेकर 139 तक। नेक्स्ट है कि 110 से लेकर 119 तक, यानी कि 110 से लेकर 1119 तक कि वे बालक कौन होते हैं? सुपीरियर बालक। कौन होते हैं? सुपीरियर, जिन्हें हम बोल सकते हैं श्रेष्ठ बालक या श्रेष्ठ व्यक्ति। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि वैल्यू कितनी होती है? 110 से लेकर 119 तक। नेक्स्ट है
सामान्य। नेक्स्ट है सामान्य यानी कि नॉर्मल बुद्धि वाले। नॉर्मल बुद्धि वाले कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि कितने होते हैं? 90 से लेकर यानी कि 90 से लेकर 109 तक होती हैं, उन्हें बोला जाता है सामान्य बुद्धि वाले। जो सामान्य ज़्यादा चीज़ें सामान्य सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रतिभा नहीं रहती। लेकिन हाँ, ये लोग कौन होते हैं? जिसे आप बोलते हैं जैसे कि हमारे यहाँ क्या, रिच फैमिली, पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल एज इट इज़ ये लोग मिडिल क्लास वाले फैमिली होते हैं या मिडिल क्लास वाले व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से लेकर 109 तक। नेक्स्ट है जिनकी बुद्धि लब्धि मंद होती है, यानी कि एक तरह से जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से लेकर 89 तक होती है, वे कौन होते हैं? वे होते हैं मंद बुद्धि वाले, यानी जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में डल बुद्धि वाले। कि आप बोलते नहीं कि आप डल हो, कई बार क्या होता है लोग मजाक मजाक में बोलते हैं या डल है या डल बुद्धि वाला व्यक्ति है, यानी कि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है जिनकी बुद्धि लब्धि ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जिनकी 70 से लेकर 79 तक, 70 से लेकर यानी 70 से लेकर 79 तक है, वे लोग कौन होते हैं? सीमांत मंद बुद्धि, यानी कि बॉर्डर लाइन वाले व्यक्ति होते हैं। बॉर्डर लाइन वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें उनका बुद्धि लब्धि कितना होती है? 70 से लेकर 79 तक, यानी कि सीमांत मंद बुद्धि वाले। ठीक। नेक्स्ट है 60 से लेकर जिनकी बुद्धि लब्धि 60 से लेकर 69 तक है, 60 से लेकर 69 तक है, वे कौन है? मूढ़ बुद्धि वाले, मूढ़ बुद्धि वाले। और नेक्स्ट है हमारा बिल्कुल छोटे, बिल्कुल एक तरह से हीन बुद्धि वाले कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से लेकर 59 तक होती है, वे कौन होते हैं? हीन बुद्धि वाले। ठीक। और नेक्स्ट है और लास्ट हमारा डेटा है 20 या इससे कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, उन्हें बोला जाता है जड़ बुद्धि, जिन्हें आप बोलते हैं इडियट बोल देते हैं। आप बोलते हैं ना कभी कभी किसी को इडियट, तो वे लोग होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 20 या इससे कम। देखो ये जो डेटा है, आपको ये सारे डेटा याद रखना है। एक्चुअली यदि आपको डेटा याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ें मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, ये डेटा बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। ठीक है, आपको इस डेटा के सिवा कोई और डेटा नहीं देखना। आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा या 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। और नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार आता रहता है क्वेश्चन। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु। मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि गुणे 100। ठीक। तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र याद होना चाहिए कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे डेटा हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आते हैं। जैसे कि हमने जो चैप्टर पढ़ाया है, हो सकता है उस चैप्टर में वो चीज़ें ना दी गई हो, तो हमने क्या किया है या मैंने जो किया है या हमारी टीम ने क्या किया है कि कुछ आपको क्वेश्चन अलग से ला के दे दिया है, ताकि आपका पूरा चैप्टर वेल कंप्लीट हो जाए। इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो बुद्धि लब्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता किसे कहा जाता है? पहला जो पॉइंट है, बुद्धि लब्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता किसे कहा जाता है? वे हैं थार्नडाइक जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह किसका कथन है? यह कथन है बोरिंग जी का। बोरिंग जी का कथन है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। और नेक्स्ट है कि बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया था। किसने किया था? वे हैं थार्नडाइक जी। तो थार्नडाइक जी ने बताया कि बुद्धि के सामाजिक बुद्धि होते हैं, स्थूल बुद्धि होते हैं और अमूर्त बुद्धि होते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन थे? 3 लोग हैं। कौन कौन है? विन जी हैं यानी बिने जी हैं, और टर्मन जी हैं और स्टर्न जी हैं। बिने जी हैं, टर्मन जी हैं और स्टर्न जी। नेक्स्ट है बच्चे की बुद्धि लब्धि
बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, वे वह कौन सी बुद्धि होती है? वे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। वे सामान्य बुद्धि वाले थे जिनका आईक्यू लेवल 90 से लेकर 110 के मध्य होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? वे सामान्य बुद्धि वाले हैं। और नेक्स्ट है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु यदि किसी बालक की मानसिक आयु यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष और उसकी जो कालानुक्रम आयु है वो 25 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अभी तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, यानी कि 80 होंगे, आंसर आपको पता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या नेक्स्ट पॉइंट है, वेसलर के बुद्धि लब्धि के अनुसार वेसलर के बुद्धि लब्धि के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से लेकर 129 के बीच में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य कौन सा है? इसमें असत्य पूरा है एक तरह से। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बुद्धि के जो सिद्धांत, यानी कि जो बुद्धि के सिद्धांत कर्ता लोग थे, वे कौन कौन हैं? वे कौन हैं जिन्होंने एक कारक का सिद्धांत दिया था, द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहली चीज़ें हैं कि एक कारक का सिद्धांत देने वाले कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? वे थे विने, दूसरे थे टर्मन और तीसरे थे स्टर्न। और नेक्स्ट हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक के सिद्धांत की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन। और नेक्स्ट है त्रिकारक का सिद्धांत। त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। द्विकारक का भी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और त्रिकारक का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था या किसने दिया था? वे थे थॉर्नडाइक जी। और नेक्स्ट है हमारे पास डेटा बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, या जिन्होंने 6 से 7 सिद्धांत दिए थे, 6 या 7 कारक के बारे में बताया था, जो मैंने आपको सारे कारक के बारे में बता दिया है, आपको याद होगा। ठीक है, तो यह बहुकारक कौन थे? थर्स्टन जी। उसके बाद है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है या प्रवर्तक किसे माना जाता है? वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वे हैं जी थॉमसन जी। कौन है? जी थॉमसन जी ने वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट प्रवर्तक कौन कौन से हैं? नेक्स्ट प्रवर्तक है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वे थे वर्ट वर्नन जी। वर्ट वर्नन जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रमिक महत्व का सिद्धांत। आपको ये सारे सिद्धांत आपको रटना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। आपको याद होना चाहिए, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटल ने। आरवी कैटल ने कौन से सिद्धांत को दिया था? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और नेक्स्ट सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? वे थे फिलिप बर्नन जी। फिलिप बर्नन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पदानुक्रमिक सिद्धांत। और नेक्स्ट है त्रितत्व सिद्धांत, यानी 3 तत्व के सिद्धांत देने वाले कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? वे थे रॉबर्ट स्टैन वर्ग जी ने कौन से सिद्धांत दिए? इन्होंने बताया कि हमारे पास जो है सॉरी दोस्तों, 1 मिनट।
सॉरी दोस्तों, त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जी ने यह सिद्धांत दिया था। उसके बाद बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास ने यह सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इस बात को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, यानी कि इस सिद्धांत को आपको याद रखना ही रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वे थे जीन पियाजे जी। और नेक्स्ट सिद्धांत है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वे हैं GS, जिसको मैंने आपको बताया था जनरल, और S फॉर होता है स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य और विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और GS फैक्टर के भी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके स्पीयरमैन जी ने। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आपको याद होना चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ें हैं हमारे पास सामूहिक बुद्धि, या सामूहिक बुद्धि कहा जाता है कि जो सामूहिक बुद्धि शब्द का सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? किससे संबंधित रखता है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित रखता है? आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण से संबंधित रखता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और नेक्स्ट है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंस तरीके से देखिएगा, यानी डिफरेंशिएट करके ध्यान रखिएगा कि कौन किसमें का है। कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि के परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित रखता है? आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। और नेक्स्ट है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आज मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं करवा रहा हूँ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास कब दिया गया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास का सिद्धांत कब दिया गया था? तो सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दे दिया गया था या विकास हो गया था, ठीक। और नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है इसमें का, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है? तो ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें हम लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उससे प्रयोग करके हम बुद्धि का परीक्षण कर लेते हैं, यानी कि बुद्धि को जांच लेते हैं, उसे बोला जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब आइए हमारे मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाया है, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपने आप को मूल्यांकन करेंगे कि क्या वाकई में जो पढ़ाया जा रहा है या जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैं पढ़ रहा हूँ वाकई में क्या हमारे लिए कारगर है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आर्मी बीटा परीक्षण का उदाहरण। आर्मी बीटा परीक्षण का उदाहरण, अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण का उदाहरण अभी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वैयक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण। तो क्या ये सही है? तो आप फिर नेक्स्ट है बी नंबर है सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण। और सी नंबर है समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण। और डी नंबर है निष्पादन। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेशन में, जल्दी से देखते हैं किसका सही होता है, या आप अपने पास से ही चेक कर लीजिएगा। आप लोग सब लोग लगाने की कोशिश करिएगा, आप लोग के पास पेन कॉपी हो तो देखिए कौन सा आपका सही है। तो मैंने आपको बताया था, देखो अभी मैंने आपको इससे 2 मिनट पहले ही पढ़ाया था, आर्मी बुद्धि परीक्षण के बारे में मैंने आपको थोड़ा से बताया था, लेकिन आपको ध्यान होगा
कि मैंने निष्पादन की कोई बात की ही नहीं थी। मैंने निष्पादन की कोई बात की ही नहीं थी कि निष्पादन परीक्षण आर्मी बीटा में किया जाता है। इसकी कोई मैंने चर्चा नहीं की थी, कहीं से कहीं तक इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि डी नंबर हमारा गलत है। अब आइए बात करते हैं ए नंबर की। ए नंबर की यदि बात करें तो वैयक्तिक, यानी कि वैयक्तिक मौखिक परीक्षण की बात करें तो वैयक्तिक, मैंने आपको यहाँ आर्मी बीटा परीक्षण की बात की जा रही है, तो मैंने इसका भी बताया था कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का नाता नहीं है। अब हमारे पास बचता है बी और सी में। बी और सी में मैंने आर्मी बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में बताया था, जिसमें दोनों जगह क्या था, समूह की, जिसमें मैंने आपको बताया था समूह के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या है, आपको अब यहाँ गेम खेलना है कि क्या वहाँ गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण था आर्मी बीटा में या नहीं। तो मैंने आपको गैर से चीज़ें बताया ही नहीं। जब मैंने आपको इससे कहीं तक कहीं कोई संबंध नहीं बताया तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ यही तरीका। आप एक बार पहले के देख लीजिए, दूसरे के देख लीजिए, चौथे के देख लीजिए, बिल्कुल एक क्लू ढूंढिए कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले डी नंबर को देखा, निष्पादन देखा। निष्पादन की कोई चर्चा कहीं पर नहीं की गई थी, पूरे एक तरह से चैप्टर में ही नहीं की गई थी, इसलिए यह तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। डी नंबर को हमने तुरंत ही गलत काट दिया। फिर हमने ए को चेक कर लिया। ए को हमने जब चेक किया तो हमने वैयक्तिक की बात की, तो वैयक्तिक को हमने चर्चा थोड़ी सी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कहीं पर चर्चा नहीं की गई थी, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा इंटरलेट नहीं था, इसलिए हमने ए को भी गलत कर दिया। अब समूह की बात मैंने किया था कि आर्मी बीटा परीक्षण में समूह की बात मैंने किया था, लेकिन मैंने समूह के साथ गैर मौखिक की चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं की थी, इसलिए बी नंबर भी गलत हुआ। और तीसरा नंबर इसलिए सही हुआ क्योंकि 3 हमारे जब गलत हो चुके हैं तो एक हमारा सही होना ही चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया, यदि आप इसको भी गलत कर देते हैं तो आप समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, आप अपने जीवन के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, आपको याद होना चाहिए कि कौन थे। आपको पता है या नहीं, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, बी नंबर इज करेक्ट, यानी कि अल्फ्रेड विने जी ने बुद्धि लब्धि के अवधारणा के प्रतिपादक थे। फिर अब ये देखो, ए वाला क्वेश्चन तो आपका गलत होता है, सॉरी। यदि आपका 14 नंबर गलत होता है तब आप समझिए कि थोड़ा सा आपको नहीं आता, बिल्कुल भी आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, बुद्धि लब्धि नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, तो वह कौन लोग होते हैं। सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभाशाली वाले बुद्धि होते हैं, प्रतिभाशाली। ठीक, ये कौन होते हैं। पहला नंबर सही है, दूसरा सही है, सी सही है, डी सही है। आप लोग लगाने का प्रयास करिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको याद होगा कि मैंने 90 से लेकर 110 के मध्य वाले बुद्धि लब्धि को क्या बताया था, बुद्धि आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। आपको डी तो लगाना ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि डी वाले 140 से ऊपर होते हैं, तो डी तो आपका हो ही नहीं सकता। उसी तरह आपका ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, तो ए नंबर सही है। ठीक है, आगे आंसर की मैं दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बुद्धि की स्पीयरमैन या बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के जी कारक किसने दिया था। जी वाला कारक मैंने आपको बताया था ना, एस और जी के कारक कौन का सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि की स्पीयरमैन ने। ठीक है, ये 2014 सीटेट के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और यहीं पर आपसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के बता भी रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि सामान्य बुद्धि वाले जो होते हैं वे कौन से स्पीयरमैन ने परिभाषा दिया था और एक कारक दिया था, जी कारक। यस और जी जो जनरल वाला था वो जी फॉर जनरल, यानी कि यहाँ पर हो गया जनरल बुद्धि, यानी कि सामान्य बुद्धि वाले। और नेक्स्ट है 2015 का एक क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, फिर से 2015 का क्वेश्चन है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कौन सा शब्द या कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन क्या है? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले योग्यता। इसमें कह रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको ध्यान रखना, इसमें चारों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा सही है ये आपको देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। क्या सही है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। आप लोग बताइएगा क्या बी नंबर सही है? तीसरा है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया गया है। क्या ये सही है? सी नंबर। और डी नंबर है आपका बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्राक्रमण की गति, संवेदी विभेद। आपको क्या लगता है ऑप्शन ए सही है? ऑप्शन ए तो सही ही नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बुद्धि लब्धि में अच्छा प्रदर्शन करने की विद्या क्या सिर्फ विद्यालय में ही होती है? नहीं, हर जगह अच्छी बुद्धि लब्धि या बुद्धि वाले व्यक्ति हर जगह उनकी बुद्धि काम करती है, ना कि सिर्फ विद्यालय में। ठीक, और नेक्स्ट बातें हैं बी नंबर की बात कर लेते हैं कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। आपको याद होगा इसके कल ही वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है और इसके कई पहलू निहित है या इसमें कई पहलू निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, और नेक्स्ट है क्वेश्चन बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला है। बताइएगा आप लोग जल्दी से। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला, पूरा दिखाई नहीं दे रहा, दिखा देता हूँ। एक अकेला और जातीय विकार विचार है। सी नंबर है दूसरों के अनुकरण की योग्यता रखता है और डी नंबर है एक विशिष्ट योग्यता। बताइए जल्दी से। तो मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा कि बुद्धि जो है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्यों का क्या है? एक समुच्चय है। देखो मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, मैं कोई अपने आप से नहीं बना के बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको पूरी तरीके से हमारे ऊपर बिलीव हो कि हाँ सर द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वाकई में हमारे एग्ज़ाम को लेकर यानी कि हमारे एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वाकई में एक तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने ही रख रहा हूँ। ठीक है, अलग से मैंने नहीं बनाया कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके मैंने चैप्टर से खुद निकाल के अपने आप से बनाऊँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ। आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही 10 साल के करवाए जाएंगे और मैं खुद क्वेश्चन पेपर नहीं बनाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। यूपी टेट 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि एक तत्व का सिद्धांत। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा एक तत्व का सिद्धांत। देखो इसमें सूची 1 और सूची 1 से सूची बी में मिलाना है। ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बताइए जल्दी से। और दूसरा है बी बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? और तीसरा आपका है सी जो बहु समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? और डी नंबर है आपका त्रिआयामी सिद्धांत। अब देखो यदि आपको इसमें से कोई एक भी पता रहेगा तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यदि मैं बात करूं, मुझे जो पता है वो पता है आपको एक तरह से कि एक तत्व के सिद्धांत किसने दिया था? विनय जी ने दिया था। और जब एक तत्व का सिद्धांत हमें पता हो गया तो हम ए वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 ही है एक ही जगह पे। ठीक है, और कहीं पर आपका 2 है नहीं, तो इसलिए हमारा ये तीनों गलत हो गया और हमारा डी नंबर इज करेक्ट। आपको इसमें से क्या करना है कि 1 या 2 पता हो रहेगा तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकेंगे। एक क्वेश्चन यूपी टेट वाले ही पूछ सकते हैं, आपको पता है, लेकिन अब सी टेट भी ये क्वेश्चन इस तरह उठाने लगा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है टफ माना जाता है एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। ऐसे क्वेश्चन को टफ माना जाता है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। और वाकई में ये बात सत्य है कि ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाते। उसका रीज़न ये है कि हमें सारे ऑप्शन पता होना चाहिए, लेकिन जिसको एलिमिनेशन का मेथड पता है वो कर सकता है।
इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले या दूसरे तीसरे देखिएगा कौन सा मिल रहा है और देखिए कि क्या उसमें कोई और मिल रहा है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो सीधा आप कट कीजिए और वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ये 2017 में यूपी टेट में पूछा गया था। 2017 में यूपी टेट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा है असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, और तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, और चौथा है आपका चित्रांकन परीक्षण। बताइए जल्दी से ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन होगा यानी कि आंसर जो होगा वो होगा असाधारण मानसिक परीक्षण, यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया है 2017 में। देखो इस तरह के क्वेश्चन आया था अभी, इसलिए मैंने फिलहाल के सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि इस समय क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो। ठीक, चाहे वो कोई भी टेट हो। ठीक, उसके इसमें चलो सॉल्व करते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। कौन सा मापन परीक्षण करता है स्टैनफोर्ड परीक्षण? व्यक्तित्व का करता है, पढ़ने की दक्षता का करता है, बुद्धि का करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, मैंने आपको 2 सेकंड का समय दिया है। तो स्टैनफोर्ड विनय ने परीक्षण का मापन करता है। किसका करता है? मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्यक्तित्व से कोई संबंधित रख ही नहीं रहा है। और नेक्स्ट है हमारी पढ़ने की दक्षता। पढ़ने की दक्षता से भी कोई संबंध नहीं रखेगा। और यह संबंध किससे रख रहा है? यह बुद्धि से संबंध रख रहा है। इसलिए हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। और जब सी नंबर सही हो गया तो डी नंबर हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप घर पे सॉल्व करिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। देखो बी टेट में आया था, बिहार टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे संबंधित रखता है। कौशल से रखता है, अभिक्षमता से रखता है, और अभिवृद्धि से रखता है, अभिवृत्ति से रखता है, और बुद्धि से रखता है। जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः कैसे रखता है? मैंने आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्वयं की बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ों को यानी कि समस्याओं को सॉल्व बहुत जल्दी और आसानी से कर लेता है। तो किसके कारण? यानी कि मनुष्य का व्यवहार ही बताता है, उसके अंदर कितनी बुद्धि है। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था कि मनुष्य का व्यवहार ही ऐसा है जो क्या बताता है, उसके बुद्धि के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो ये किसका परिणाम निकलता है? यह परिणाम है बुद्धि का। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप लोगों को मैंने आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार के मेरे लिए कोई सुझाव बनता है, आपको लगता है कि सर को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपनी क्लास में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग हमें एक बार अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉर द पीडीएफ के लिए जो लोग नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनके लिए पीडीएफ यदि चाहिए तो 89 20 340 192 यानी कि 192 यानी कि 8920340192 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप में आपको लिखना होगा यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या कोई भी टेट लिखकर आप फॉर द पीडीएफ या नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं। आपको इमीडिएट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप लोगों से एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय अखंड भारत।